Hello and welcome students to the official YouTube channel of Royal Defence Academy, a platform which pave your path of success. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume with our previous topic, that is cell. In previous class we have studied till the nucleus and the major components of cell, which are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Now we will discuss about the important cell organelle. What is the cell organelles? Cell organelles are the organs or parts of cell which perform specific function in any cell. So let's start with the very first cell organelle, which is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, or abbreviated as ER, shortly ER, there is a large network of membranes, bounded tubules and sheets. बहुत लंबी लंबी शीट्स और ट्यूब्यूल्स होती हैं जो अरेंज होती हैं और उनके थ्रू ऑल दीज आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर ये सस्पेंडेड होती हैं. इन सबका जो एक नेटवर्क है इन ट्यूब्स और शीट का, उन्हें कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर जो है, इसको डिस्कवर किया था जो दो बायोलॉजिस्ट थे, अल्बर्ट क्लाउड एंड कीथ पॉटर, somewhere around in the first half of 20th century. 1945 के आसपास इसको डिस्कवर किया गया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने पीछे देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन और लिपिड से बनी रहती है, सिमिलर टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लाज्मा, ये जो आपकी ईआर है, इसकी जब हम बात करते हैं ईआर, तो बेसिकली ईआर जो है इट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. हमने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल जब डिस्कस किया था, उस टाइम भी हमने बात की थी कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट होते हैं. तो द ER is the one cell organelle which is absent in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि which among the following cell organelle is present or absent in the particular type of cell. तो ध्यान रखना है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो एब्सेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, या फिर प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ये एब्सेंट होता है. अब देखो, ER जो होता है वो मेजरली तीन चीजों से मिलकर के बनता है. वन इज सिस्टर्ने, सेकेंड इज ट्यूब्यूल एंड थर्ड इज वेसिकल. इस मैप के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं. ये है, हमने जो पीछे पढ़ा है न्यूक्लियस, हमने बात की थी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियस एनवेलप या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है. इन पोर्स के थ्रू जो अंदर से प्रोटीन, जो आपका राइबोसोम्स का सिंथेसिस है, वो राइबोसोम्स और जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर का, वो बाहर आता है. ओके. और ये जो नेटवर्क हमको दिखाई दे रहा है, नेटवर्क ऑफ, अभी हमने बात की ट्यूब्स और शीट, इस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. कुछ एरिया में ये डॉट्स हैं और कुछ एरिया में एब्सेंट है ये. अभी इसके बाद समझ लेते हैं. अभी हम बात कर रहे थे सिस्टर्न्स, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स की. तो ये जो बीच में इस तरीके की जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये जो इस तरीके के ग्रूव्स बने हुए, ऑल दीज ग्रूव्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी. इन सिस्टर्नीज जो होती है, इनके बीच की वैकेंसी को कहा जाता है ल्यूमेन. इनके बीच में जो गैप होते हैं, इन्हें कहा जाता है ल्यूमेन. ओके. और जो छोटे छोटे आपको इस तरीके के ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्यूब्यूल्स. तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. अब हम जो बात कर रहे थे कि ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, ऑल दीज आर राइबोसोम्स. राइबोसोम इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनल. अभी हम इसके आगे जब और सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे तब हम राइबोसोम को भी पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राइबोसोम जो होते हैं. कुछ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा होता है जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वहां प्रेजेंट नहीं होंगे. तो जिस सरफेस पे ये स्टिक है, द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट विच राइबोसोम्स आर स्टक इज कॉल्ड रफ ईआर. क्योंकि वो सरफेस रफ हो जाएगी इनकी वजह से, उसको हम कह देते हैं रफ ईआर.
और जो जहां पर ये एब्सेंट होंगे वो एकदम स्मूथ है, इसलिए उसको कह दिया जाता है स्मूथ ईआर। तो ये दो तरीके की ईआर जो है, ईआर को हमने दो तरीके से डिवाइड किया रहता है। वन इज रफ ईआर, दैट इज शॉर्टली नोन एज आरईआर, एंड स्मूथ ईआर विच इज शॉर्टली नोन एज एसईआर। अब क्या डिफरेंस क्या है इनका, दोनों को समझ लें। रफ ईआर जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा रफ ईआर है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स स्टिक है, और राइबोसोम्स आर द मेन साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का जो बनना होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है? राइबोसोम। अब ऑब्वियस बात है, जब अगर इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पोर्शन पर ईआर स्टिक है, मतलब कि जो रफ ईआर है वहां पर राइबोसोम है, इसका मतलब क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वहां पर। तो ये वाली जो आपका एरिया होता है ईआर पे, ये वाला जो पार्ट है रफ ईआर जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। कौन से वाले पार्ट में होगा ये आपका? तो ये जो रफ ईआर है ये मेजरली बना रहता है सिस्टर्नेस और जो वेसिकल्स हैं उस वाले पार्ट से। आपका कौन सा पार्ट बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ ईआर। कौन से टाइप का ईआर बनता है? रफ ईआर टाइप बनता है। दूसरा है आपका स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मेनली बना रहता है टिब्यूल से, और जैसा कि हमने कहा स्मूथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है? राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो राइबोसोम्स जब नहीं होंगे तो दैट मींस यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि लिपिड्स, जो फैट्स हैं, वो जो है उनका यहाँ पर क्या हो जाता है? सिंथेसिस होता है। तो स्टेरॉइड के फॉर्मेशन के लिए और जो आपके लिपिड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ ईआर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया आपका रफ ईआर और स्मूथ ईआर के अंदर। यहाँ पर जो अभी हमने डायग्राम में देखा, ये वाला जो पार्ट है इट इज रफ ईआर, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज स्मूथ ईआर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है हमको, जो आपका स्मूथ ईआर है इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? जो भी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो मेम्ब्रेन बन रही है सेल के अंदर, ऑर्गेनल्स पे और सेल पे, उसका सिंथेसिस कहां पर हो रहा है? उसका फॉर्मेशन होने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपका स्मूथ ईआर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे देखेंगे अब हम अगला जो सेल ऑर्गेनल होता है दैट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस और इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडी। ओके, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस क्या है? तो इट इज ऑल्सो an arrangement of parallel bag flattened sac like structure। flattened bags होते हैं जो पैरेलली एक के पीछे एक अरेंज होते हैं। उनका पूरा जो ये नेटवर्क है, अरेंजमेंट जो है, जो स्टैक्स में अरेंज है इस तरीके से, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, उनके साथ साथ कुछ वेसिकल्स जो है, उस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। क्योंकि इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस वजह से इसको उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी इसको नाम दे दिया गया। ओके, अब तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस सेम ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पर आपको गोल्जी एपरेटस दिखा की जगह पे गोल्जी बॉडी लिखा हुआ मिले तो वो सेम ही चीज की बात हो रही है। किसने डिस्कवर किया? तो कैमिलो गोल्जी ने इसे डिस्कवर किया था। अब देखो कैसी मेम्ब्रेन है, ये क्वेश्चन इस तरीके के मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। न्यूक्लियस की भी जैसे मैंने बात की कि डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोल्जी एपरेटस जो है वो कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बना, मतलब सिंगल ही लेयर की कोटिंग होती है इसके ऊपर। ओके, और जैसा कि पीछे हमने देखा ईआर जो होता है वो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। सेम उसी तरीके से गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस जो है इट इज आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्लस जो मैमेलियन आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज जो आपके रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इनको कहा जाता है, वो उनमें ये एब्सेंट होगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होगा। साथ ही जो सीव ट्यूब्स होती है, जो प्लांट्स के अंदर होती है, फ्लोएम जो होता है जिसके अंदर सीव ट्यूब्स होती है, ठीक है, वो उन सभी जगहों पर ये गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होगा। तो आपको ध्यान रख लेना, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कहां पर नहीं होगा या कहां पर होगा। तो इन जगहों पर प्रोकैरियोट्स के अंदर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, आरबीसीज में नहीं होगा, और जो सीव ट्यूब्स होती है प्लांट सेल में उनके अंदर भी गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होगा। ओके, अब फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस के, क्या काम करता है गोल्जी एपरेटस? तो देखिए गोल्जी एपरेटस का जो मेजर फंक्शन है वो जो ईआर से प्रोटीन आ रहा है, हमने कहा ईआर में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कौन से वाले पार्ट में? रफ ईआर में। रफ ईआर में जो प्रोटीन
आ रहा है वो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, लीनियर प्रोटीन है, उस प्रोटीन को पैक करना, उसको रिसीव करना, उसको मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, स्टोर करना और उसके बाद जो सेल के जिस पार्ट में रिक्वायरमेंट है उस प्रोटीन की वहां उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा काम कौन करता है? ये गोल्जी एपरेटस करता है। ये सारे काम सिमिलरली जब हम हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में देखें तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? पोस्ट ऑफिस में होते हैं। हमने किसी को कोई पार्सल भेजा, उस पार्सल को रिसीव करना और उसको जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने का काम, डिस्पैच करने का काम कौन करता है? पोस्ट ऑफिस करता है। उसी तरीके से सेल में ये काम गोल्जी एपरेटस करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार, विच इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल, विच इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल जो है वो किसको कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हमको समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये और किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए, उनके सिक्रीशन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एंजाइम्स कुछ अलग अलग जो डाइजेस्टिव होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए या कुछ और तरीके के जो एंजाइम्स है वो। उसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स और एंजाइम के सिक्रीशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गोल्जी एपरेटस रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा लिपिड के फॉर्मेशन में भी इसका कुछ रोल होता है। ज्यादातर लिपिड का फॉर्मेशन हमने देखा है स्मूथ ईआर में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रिस्पॉन्सिबल रोल है वो किसका? गोल्जी एपरेटस का भी होता है। और साथ ही साथ जो लाइसोसोम्स हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, व्हिच आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। वो भी कहाँ पर फॉर्म होता है? उनका फॉर्मेशन भी आपके गोल्जी एपरेटस में होता है। उसके अलावा मेलानिन एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो बॉडी के कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका सिंथेसिस भी कहां पर या उसके सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व कौन होता है? गोल्जी एपरेटस। ओके, तो ये गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ देख सकते हैं। हमने अभी बात की कि फ्लैटेंड ट्यूब्स हैं, तो फ्लैटेंड ट्यूब्स इस तरीके की होती है, एक के पीछे एक पैरेलली अरेंज है और साथ में छोटे छोटे इस तरीके के वेसिकल्स बने रहते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इस पूरे अरेंजमेंट को गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में देखा। बाकी और जो ऑर्गेनल्स हैं सेल की, उनको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।